यूं करें। जैसा मैंने कहा, संगम साहित्य में दक्षिण भारत में 3 ऐसे बड़े जमींदार परिवारों का, वंशों का या राज्य का जिक्र है जिसे मूवेंदार कहा गया है। मू मतलब मून, ओन्ने रंडे मूने, मून मतलब 3, चोला चेरा पांड्य। आपको भी मालूम है चोल राज, नॉर्दर्न तमिलनाडु एंड साउदर्न आंध्र प्रदेश, ये था चोल राज। और चोल राज का जो सिंबल था वो था टाइगर, वो टाइगर था सिंबल। ठीक है। चोल के ठीक नीचे तमिलनाडु के साउथ ईस्ट कॉर्नर डाउनवर्ड वो था पांड्य राज। और पांड्यों का राज का सिंबल क्या था? फिश, मछली। और केरल वाला जो पार्ट है वहां पर एक राज था चेर राज्य, और चेर राज्य का जो सिंबल है वो था क्या? तीर, धनुष। तो तीर धनुष सिंबल था। तो ये 3 राज्य थे, चोल, चेर, पांड्य। इन तीनों का जिक्र है संगम साहित्य में। मेगास्थनीज के इंडिका में तो नहीं है, पर कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है, और अशोक के इंस्क्रिप्शन में भी जिक्र है। ये वही वक्त है। हर राज्यों के 2 महत्वपूर्ण शहर थे, एक कोस्टल एरिया में और एक इंटरनल पार्ट में। तो 2 प्रमुख शहर थे। चलिए हम देखते हैं। सत्ता के 2 केंद्र थे, एक तटीय प्रदेश में और एक अंदरूनी हिस्से में, इंटरनल पार्ट में। एक चोलों का पत्तन था पुहार, बताया था ना, कावेरी नदी पर पुहार बंदरगाह, और या उसी को कहते हैं कावेरी पट्टनम। तो पुहार बंदरगाह का ही दूसरा नाम क्या है? कावेरी पट्टिनम। ठीक है, यानी कावेरी बंदरगाह। दूसरा, पांड्यों का एक राजधानी थी मदुरै। याद रखें, मदुरै एक ही चीज है, उसी को कहते थे मधुरा, MUTHURA, मधुरा। मथुरा भी कहते हैं, मथुरा भी बहुत जगह लिख देगा। तो मदुरै ये पांड्यों की राजधानी थी। मुखिया लोगों से नियमित कर वसूलते थे। मुखिया का मतलब है ये जो राजा लोग होते थे, वो लोगों से कॉन्टिन्यू रेगुलर बेसिस पर टैक्स कलेक्ट करते थे, और कभी कभी बड़े सैनिक अभियान पे निकलते थे। सैनिक अभियान पे निकलने का मतलब है कि एक बार आप निकलो और जो भी बलशाली है या जो ताकत दिखाना जाता है या कहीं प्रॉब्लम आ रही है, सबको सप्रेश करो और फिर खूब टैक्स वसूलो, आम जनता से भी और राजा महाराजे बड़े बड़े जमींदारों से भी, और इनसे खुद अपना भी खजाना भरते, और साहित्यकारों को, आम जनता को, छोटे मोटे अधिकारियों को, कवियों को, इन सबको सोने, चांदी, हीरे जवाहरात, घोड़ा, हाथी, रथ, अच्छे पोशाक भी बांटते थे, गिफ्ट करते थे। तो संगम साहित्य की कई कविताओं में कवियों ने इन मुखियाओं की बड़ी प्रशंसा की है कि हम लोगों को बहुत दान पुण्य करते हैं। तो ये चीज है, समझ में आई बात? ऐसा क्यों? अलाउद्दीन खिलजी हाल फिलहाल 800 साल पहले, 700 साल पहले, वो भी लूटता है आवाम को और अपने सैनिकों को, मुल्लाओं को, मौलवियों को, मदरसों को, उस टाइम में जो मस्जिदों को, वक्फ बोर्ड को, नहीं, इमामों को दान देता था ना। खुद निजामुद्दीन औलिया को बहुत दिया, देखा, और अपने पास भी रखता था। तो ये है, बाहुबली में ही देखते हैं कि एक बार टैक्स के लिए निकला तो आ गया। महाभारत में ही देखते हैं कि कर्म निकलता है, कई राजाओं के मुकुट को लेके आ जाता है। ये सब कॉमन चीजें हैं हिस्ट्री में, यहां भी आपको देखने को मिलता है। अब आइए फिर कहते हैं कि दक्षिण भारत में संगम काल के बाद एक राज्य आया। 1st सेंचुरी AD से 2nd सेंचुरी AD, लगभग 250 वर्षों के बीच साउथ इंडिया के उस पार्ट में एक राज्य कायम हुआ। उस राज्य का नाम था सातवाहन साम्राज्य, सातवाहन किंगडम। कहां लोकेट करता? सातवाहन का एग्जैक्ट लोकेशन देखा जाए तो महाराष्ट्र, टचिंग गोवा, कर्नाटका, ठीक है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जिसे डेक्कन कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। तो साउथ इंडिया जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत, उसके बीच का पार्ट। ठीक है। सातवाहन जो है राज्य जो था, कहते हैं यह ब्राह्मणों का राज्य था। सिमुक नाम के व्यक्ति ने इस राज्य की स्थापना की।
इस राज्य का जो संस्थापक है या सर्व प्रतापी राजा हुआ, एक्चुअल फाउंडर या ग्रेटेस्ट किंग, वो था गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये वो राज था जिसके राजाओं के नाम के आगे उसकी मां का नाम लगता था। ठीक है, कौंतेय पुत्र करण, याद आ गया होगा, तो यहां लगता था गौतमी का पुत्र शातकर्णी, वशिष्ठ या वशिष्ठा का पुत्र पुलवामी। तो यहां दो राजा का एग्जाम्पल दिए सातवाहन में, वशिष्ठा पुत्र पुलवामी और गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी का नाम था गौतमी बल्लश्री, बल्लश्री मतलब बहुत प्यारी, तो बल्लश्री, ध्यान देंगे। शातवाहन नरेश फर्स्ट सेंचुरी बीसी से सेकेंड सेंचुरी एडी इन डेक्कन में रूल किया और इसे दक्षिणापति कहा गया है, दक्षिण का मालिक। इसने वेस्टर्न कोस्ट तक भी अपने राज्य का प्रसार किया और ईस्टर्न कोस्ट पे भी अपने राज्य का प्रसार किया। वह आंध्र प्रदेश के तट को भी छू रहा था, कर्नाटक महाराष्ट्र के तट को भी छू रहा था। और इस तरह से कहते हैं, एक मुहावरे बन गए थे, शातवाहनों के घोड़े 3 समंदर का पानी पीते थे। घोड़ा पानी पिए या हम मरेंगे अगर समंदर का पीते। पर एक कहावत थी कि सातवाहनों के घोड़े 3 समंदर का पानी पीते, अरब सागर, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन। तो तीनों क्षेत्र पे था, तो तीनों डायरेक्शन में इसका कब्जा था या राज्य इसके अधीन था, टैक्स देता था। दोनों तटों पर इसका समान कब्जा था। यह मैटरनल सोसाइटी थी, मातृ सत्तात्मक समाज था, मां का विशेष आदर था, धर्म सहिष्णु समाज था। यहां की जो भाषा थी राज्य के, प्राकृत थी, जिसे वो लोग पैशाची कहते हैं। इनकी जो राजधानी थी गोदावरी नदी के तट पर, पैठन नाम का जगह, जिसे आज पहचान मिलती है प्रतिष्ठाना से। इनके राज्य में जो सिक्के ढाले जाते थे, सीसे के सिक्के ढाले जाते थे, और सीसा ठीक है, मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था, इराक से, अशीरियन सिविलाइजेशन से। तो सीसा कहां से? मेसोपोटामिया से मंगाया जाता। सिक्के सीसे के होते और पोटीन के होते। हॉट क्वेश्चन है। कैपिटल प्रतिष्ठाना यानी पैठन गोदावरी तक महाराष्ट्र में थी। इनकी भाषा पैसाची यानी प्राकृत थी। इनके घोड़े 3 समंदर का पानी पीते थे। दोनों तटों पर इसका कब्जा था। इनके शासकों का टाइटल दक्षिणापति था, दक्षिण का मालिक था। समझ आई बात? और राजधानी हो गई। फाउंडर सिमुक था, एक्चुअल फाउंडर गौतमी पुत्र शातकर्णी। मात्र सत्तात्मक समाज, धर्म सहिष्णु था। और ब्राह्मणों को जमीन दान में देने की प्रथा, द ट्रेडिशन टू ग्रांट द लैंड टू ब्राह्मण नोन ब्रह्मदेय, जो ब्राह्मण को दिया गया है, ब्रह्मदेय स्टार्ट्स ड्यूरिंग सातवाहन पीरियड। तो ये चीजें हैं। तो ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा भी इसी के समय से, उन्हीं सातवाहनों का यहां जिक्र कर रहा है। ठीक है, उसी सातवाहन का। तो यहां लिखा है कि सातवाहन नामक राजवंश था 200 ठीक है वर्षों के बाद पश्चिम भारत में देखते हैं मानचित्र बदला, सातवाहन आ गए। और सबसे प्रमुख राजा हुआ गौतमी पुत्र शातकर्णी। इसकी मां गौतमी बल्लश्री थी। दक्षिण के स्वामी कहलाते थे, दक्षिणापति। दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता पे इनका कब्जा था। पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी सही नाम प्रचलित था। शातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। 3 समंदर का पानी पीता था इसका घोड़ा। इनके लिखा हुआ है सातकर्णी तटों पर क्यों नियंत्रण चाहता था? व्यापार, रोमन एम्पायर, ये चीज है। अब आता है रेशम मार्ग की कहानी। रेशम बनाने वालों से संबंधित है रेशम मार्ग की कहानी। तो मैं आपको बताता हूं। पहले सूती मार्ग समझिए। कॉटन ट्रेड, कॉटन रोड। भारत कॉटन का शुरू से ही एक्सपोर्टर रहा। कपास का उत्पादन ही भारत में हुआ। मूल देश, हैबिटेट ऑफ द कॉटन, इट इज इंडिया। ठीक है, गन्ने का भी इंडिया। तो कपास का, सूत का तो हमारी स्पेशलिटी होगी। तो पूरे यूरोप में, अन्य में, अफ्रीका में, अन्य जगहों पे हम कपास के सूत के वस्त्र बेचते थे सिंधु घाटी सभ्यता से। तो हम जिस रूट से हमारे व्यापारी जाते या उनके व्यापारी लेने आते या जिस मार्ग से ट्रेड होता, उसको कॉटन ट्रेड रूट कहा गया या कॉटन रूट कहा गया। दक्षिण भारत से भी होता था, अरब सागर से। उत्तर भारत से भी होता, स्थल मार्ग से भी होता।
तो स्थल मार्ग उत्तर में उत्तरापथ होता था, दक्षिण में दक्षिणापथ होता था, और कॉटन ट्रेड जो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह से दक्षिण पूर्व एशिया के लिए होता था, और साउथ से जो है वही अरिकमेडु, मुजरिस, इन सब से जो है रोमन व्यापार के लिए होता था। तो ये सूत्र है। ठीक वैसे ही चलते हैं चीन के लिए, रेशम की बात करते हैं, कंपेयर करना जरूरी है। लगभग माना जाता है कि 7000 वर्ष पहले रेशम के कीड़े से रेशम के वस्त्र बनाने की कला चीन वालों ने दुनिया में सबसे पहले सीख ली, और लगभग इसे 5000 साल तक छुपाए रखा दुनिया से कि कैसे रेशम के कीड़े से कपड़े तैयार होते हैं। 7000 साल आज से पहले का मतलब है 5000 बीसी। इसका मतलब है चैल्कोलिथिक एरा, ताम्रपाषाण काल में रेशम के कीड़ों से संदर्भ निकल के आया। ठीक है, किताब में लिखा है, मान लीजिए। अब याद रखें कि रेशम के कीड़े से धागा बनाकर वस्त्र बनाने की कला चीन ने पूरी दुनिया से छुपाया, ये कभी किसी को नहीं बताया। आज कोरोना से भी वो जो जंग जीता है उस सबको नहीं बताया, लगभग किसी को नहीं बताया। जंग उसने जीता और उसी के दम पर वो दुनिया से व्यापार करके बहुत सारे पैसे अपने पास खींच रहा है। बात को समझिए। कहने का तात्पर्य है वो हमेशा छुपाता रहा है। हाइडेंस, फॉरबिडेन सिटी नाम ही है बीजिंग का, फॉरबिडेन सिटी। बीजिंग का यही नाम है, फॉरबिडेन सिटी। खैर चलिए, सवाल। चीन अपने इस रेशम के व्यापार को 3 रास्तों से दुनिया को बेचता था। सुनिएगा गौर से। एक रेशम का मार्ग जो था चीन से निकलता था और स्थल मार्ग रूप से होते हुए वो चला जाता था चीन के नॉर्थ वेस्ट में। एक मैदान है लोएस का मैदान। ये एक ऐसी मिट्टी है जो अभी मेकिंग सॉइल है, ये रेगिस्तान भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं, उपजाऊ भी नहीं है, बहुत कम उपजाऊ है। लोएस का मैदान, इस मैदान से होते हुए कजाकिस्तान की ओर जाता, फिर रशिया को एंट्री लेता और बाल्टिक सी तक जाता था। बाल्टिक सी को जरा नक्शे में देखिएगा, वो लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया देश से घिरा है बाल्टिक सी। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, पोलैंड, ठीक है, जर्मनी, फ्रांस, रशिया, इन सब देशों में वो व्यापार करता था सिल्क का। एक रूट ये है, वो भी एक सिल्क रूट नंबर 1 है। दूसरा, इसी चाइना से वो आता था, सेंट्रल चाइना से होते हुए वो साउथ वेस्ट चाइना आता, और साउथ वेस्ट चाइना यानी तिब्बत वाले रास्ते, और फिर ये आ जाता हमारे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ऊपर। जो साउथ चाइना है ना, यारकंद, खोतान, सिचुआन, ये सब प्रोविंस हैं। तो यारकंद, खोतान होते हुए ये हमारे कश्मीर के ऊपर है, भारत में नहीं आता, कश्मीर के ऊपर से एंट्री लेता था अफगानिस्तान में, और अफगानिस्तान में बदखशा, बदखशा के आगे बैक्टीरिया यानी बल्क, और अफगानिस्तान से सेंटर चला जाता था कहां, ईरान में, और ईरान में फिर चला जाता ईरान से इराक, इराक से सीरिया, और सीरिया के कोस्ट पे दमिश्क यानी डमास्कस जो कैपिटल है, वहां पर ट्रेड होता था और रोमन व्यापारी लेके जाते थे। यह है सेकेंड रूट, यह भी स्थल मार्ग से है। थर्ड रूट सिल्क का, चीन से पूर्वीय तट पर जहाज से, वो जहाज साउथ चाइना सी आता, साउथ चाइना सी से आकर के इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच से जो रास्ता है मलुक्का पास स्ट्रेट, मलुक्का जल डमरू मध्य से एंट्री लेके अंडमान सी में आ जाता, बे ऑफ बंगाल, और वहां से वो आ जाता श्रीलंका, श्रीलंका से इंडिया के कोस्ट पे आता, और इंडिया के तमिलनाडु और मुजरिस, केरल सबके कोस्ट पे आता, और फिर यहां से चला जाता कहां, तो वेस्ट एशिया, रेड सी, अफ्रीका की ओर। ये 3 मार्ग थे। ये सी रूट था, वो दोनों लैंड रूट था। लोएस के मैदान वाला जो बाल्टिक जाता, रूट नंबर 1, जो कश्मीर के ऊपर से जाता बदखसा से, रूट नंबर 2, और जो इंडियन ओशियन से होता था, रूट नंबर 3। देयर आर 3 सिल्क रूट, वो भी आपके मैप में दिया है बेटा। अब आइए, सिल्क रूट में जो ईरान था, इराक था, अफगानिस्तान था, उसके व्यापारी आते, चीन के व्यापारी आते। तो चीन में इन व्यापारियों को घुसने नहीं देता बाहर वालों को, चीन के व्यापारी अपने चीन की सीमा तक जनरली आ जाते, उसके बाद उस व्यापारी को आगे पहुंचा देते।
अब वो अगले राज्य में जाएगा, बात समझ में आई? अगले राज्य में जाएगा, ईरान में, इराक में, सीरिया तक, ऐसे रोम तक जाएगा। और इन रास्तों में कई अलग कबीले रहते थे उस जमाने में, 2000 साल पहले अनेक कबीले रहते, और ये बड़ा ट्रेड मार्ग था, ट्रेड रूट था। सभी को टैक्स चाहिए, जबरदस्ती, रंगदारी। और उस टाइम में पूरे साम्राज्य पे एक छत्र राज तो होता नहीं था, तो कबीले लोग जो है राहगीरों को धमकाते, लूटते, मारते, मर्डर कर देते। उसके कपड़े, रेशम बहुत महंगा आलिशान माना जाता, छीन लेते। नहीं तो सिक्योरिटी दूंगा, टैक्स दो और गिफ्ट भी दो। तो कबीले लोग जो है इन व्यापारियों से जगह जगह पर, अलग अलग कबीले थे, अलग अलग जगहों पर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं और सिक्योरिटी दे रहे कि मेरे एरिया में तुमको कोई टच नहीं करेगा, मैं पार करवाऊंगा। वो अब वो सिक्योरिटी देगा, वो टैक्स लेगा, वो पार करवाएगा। तो इतने जगह सिक्योरिटी देने पड़ते थे लोकल से। तो ये समझ में आई बात? तो बहुत महंगा बिकता था। कभी कभी रोम के, ईरान के राजाओं को चाइना के राजा ये सिल्क के वस्त्र गिफ्ट करता था। गिफ्ट क्यों करता था? तो बड़ी बड़ी चीजें भी हम कोहली को, धोनी को, सलमान को, सुष्मिता सेन को गिफ्ट करते हैं। हमें भी कोई जो पब्लिशर्स हैं बुक के गिफ्ट करते हैं कि सर ये स्पेसिमेन कॉपी है आपके लिए, आप जरा इसका प्रचार कर दीजिएगा। समझ में आया? गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब आदत तो डालोगे तब ना। ये बात थी। तो रेशम के और मलमल के कपड़े ऐसे चलते थे। अब इन्हीं पर इतने सारे टैक्स वसूले जाते थे, तो इसको कब्जे में लेने के लिए हमारे कुषाण वंश का राजा कनिष्क ने भी साउथ वेस्ट चाइना पर चढ़ाई किया और कब्जे में ले लिया। और इस तरह से एक बड़ा टोल टैक्स का, और वहां पे खोतान में गोल्ड माइंस भी था, वहां तक हमारी पकड़ बन गई और खूब पैसा कमाया कुषाण वंश ने। तो आपसे पूछता है सिल्क रूट पर किस भारतीय शासक ने कब्जा किया, साउथ चाइना पर किसने कब्जा किया? तो आपको भी मालूम होना चाहिए वो कनिष्क था। आज हमारा अक्साई चीन, चीन के कब्जे में। ये इतिहास होता है, ठीक है? तो चलिए, तो यही सारी बातें कही गई है। मैं तीनों आपको बता दिया हूं, फिर भी कुछ अंडरलाइंस जो इंपॉर्टेंट है मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। तो तकनीक का आविष्कार चीन में हुआ 7000 साल पहले। ये चीन वाले जो है रेशम के धागा और रेशम वस्त्र बनाने की कला सीख लिए। जिस मार्ग से ये सिल्क का व्यापार करते उसे सिल्क रूट कहा जाता था। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पे ये रेशमी कपड़े भेजते थे। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों ने धनी लोगों के बीच रेशम के कपड़े सोशल स्टेटस के सिंबल होते, फैशन के सिंबल होते। पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर इनको गुजरना पड़ता था, दुर्गम रास्ते होते थे। आसपास के रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क वसूलते थे, प्रोटेक्शन टैक्स। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों से आक्रमण से बचाते थे। सब बता चुके हैं। कुषाण राजा जो यहां राज करते थे 2000 साल पहले, कुषाणों की 2 राजधानी थी, ठीक है? एक पेशावर, एक मथुरा। उसके बारे में है, तो मैं उसके बारे में थोड़ा आपको पहले बता दूं, ठीक है? ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट सेंचुरी एडी में जो वेस्टर्न चाइना है, बॉर्डर वाला एरिया, वहां पे कुछ 5 बर्बेरियन कबीले थे। उनमें से 2 कबीले यूची और तुखार, ये भारत की ओर एंट्री ले लिए, क्योंकि वहां तो शी हुआंगटी ने चीन की दीवारें खींच दी, तो भारत की ओर वो निकल लिए। और यहां पर एक विक्टर के तौर पे आए जिनके पास लगाम थे, घोड़े के मुंह में लगाने वाला रकाब थे, जिन था पीठ पर रखने वाला, ठीक है, पांव फंसाने वाले थे, अच्छे तीरंदाज थे। बहुत सारी चीजें वो भारत में लेकर आए, 10 नई चीजें भारत में लेकर आए कुषाण। और ये भारत में आकर के बस गए कहां? पेशावर। और दूसरी कैपिटल बना दिए मथुरा की, यूची और तुखारी। तो कुषाण वंश का भारत में फाउंडर कहलाता है कौन? कुजूल कडफिसस। उसका बेटा हुआ वीमा कडफिसस, उसका बेटा हुआ कनिष्का, कनिष्क का बेटा होगा हुविष्क। ये सब यहां आए बर्बेरियन के तौर पर, लेकिन यहां पर इन्होंने क्षत्रिय धर्म को अपना करके निम्न कुल के क्षत्रिय बन गए। और कनिष्क ने बड़े अच्छे शासन किए, चौथी बौद्ध संगति की। इसके समय में गंधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला 2 स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुए। भारत सोने की चिड़िया,
व्यापार में हम बहुत आगे थे। वसुमित्र इन्हीं के समय थे, पार्श्व भिक्षु इन्हीं के समय थे, चौथी बौद्ध संगति इन्हीं के यहाँ हुए, अश्वघोष ने बुद्ध चरित नाम की किताब इन्हीं के समय लिखी, चरक नाम का चिकित्सक इन्हीं के दरबार में था, जो चरक संहिता फिजिशियन थे, डॉक्टर थे, लिखी। समझ में आई बात? ऐसे बहुत सारी चीजें इनके समय में हुआ। इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म क्लियरली हीनयान और महायान में विभक्त हो गया। तो ऐसी ढेर सारी बातें इस समय में है जो हम जीएस फाउंडेशन में पढ़ाते हैं। यहाँ तो बेटा हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है और हमें खुद पर लगाम रखना पड़ता है कि मैं आगे ना भाग जाऊं, तो खुद पे लगाम कसना होता है। लेकिन थोड़ा अब आ गया जिक्र तो थोड़ा सा बता देना उचित होता है। ठीक है, तो याद रखना है। तो कुषाणों की 2 राजधानियां थी, पेशावर और मथुरा। इनके 2 मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी कुषाणों के राज्य का हिस्सा था। इसके शासनकाल में ही सिल्क रूट एक शाखा मध्य एशिया से जो होकर सिंधु नदी के पास आती थी और फिर समुद्री मार्ग से जाती थी, इस पर पूरा कब्जा था। ठीक है, और कनिष्क ने ही जो है साउथ वेस्ट चाइना को जीत करके सिल्क रूट को कब्जे में लिया था, रेशम मार्ग को। ठीक है, जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर भेजा जाता था, साम्राज्य तक पहुंचता था। और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले शुद्धतम स्वर्ण सिक्के कनिष्क नाम के राजा ने जारी किए। इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पूरे, ठीक है, इस महाद्वीप जो होता है एक उपमहाद्वीप, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इस भारतीय उपमहाद्वीप में 100% प्योर गोल्ड क्वाइंस इशू करने वाला राजा कनिष्क था। क्यों? क्योंकि कनिष्क बहुत शक्तिशाली था इकोनॉमिकली, बहुत सोने की चिड़िया। और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था, रोम से हो रहा है, सिल्क रूट से आ रहा है, इंटरनेशनल ट्रेडर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, तो वो एक ऐसे सिक्के को मान्य करेंगे जो हर जगह चल जाए। और वो सिक्के जो है सांकेतिक ना हो, टोकन करेंसी आज की तरह ना हो, रियल हो, वास्तविक मुद्रा हो। तो वो सोने के सिक्के जारी किया जो उसके रिचनेस को दिखाता है। याद रखिएगा। और खूब क्वेश्चन आता है, भारत में विशुद्धतम स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला राजा कौन? कनिष्क। गुप्तों ने सोने के सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए, बट इम्प्योर, उसमें तांबा मिक्स था, ये प्योर 100%। अब आइए, तो सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे, किनका? इस गोल्ड क्वाइंस का। जैसे आज डॉलर का प्रयोग करते हैं ना, सबसे दुनिया की विश्वस्त मुद्रा अमेरिकन डॉलर है। उस टाइम में पूरे एशिया के जो विश्वस्त मुद्रा थी वो कौन सी थी? गोल्ड क्वाइंस ऑफ कनिष्का। डॉलर से इसकी तुलना करिए। बौद्ध धर्म का प्रचार अब यहां बता रहा है, तो उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया। बताया था ना कि कनिष्क ने पार्शु नाम के बौद्ध भिक्षु के कहने पर वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति 72 एडी में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया, जिसमें हीनयान, जिसको स्थाविर कहते थे, और महाशंघिक, जिन्हें महायान कहेंगे, यह बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, हीनयान और महायान। ठीक है ना, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो कनिष्क का समय है चौथी बौद्ध संगति। वही लिख रहा है कि उसने एक बौद्ध परिषद का आयोजन किया, और इस परिषद के आयोजन में जो अश्वघोष थे ना, बौद्ध विद्वान, उन्होंने जो है बौद्ध भगवान बुद्ध का जीवन चरितार्थ लिखा, जिसको बुद्ध चरित्र कहते हैं। ठीक है, फिर सौंदरानंद भी लिखा। ये अश्वघोष जो थे कवि थे, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष थे, कनिष्क के दरबार में रहते थे। संस्कृत लिखना प्रारंभ हो चुका था। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ, मैं अभी बताया हूं। इसको 2 मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों से बुद्ध। अब ध्यान दीजिए, ये जो कह रहा है उसको मैं पहले समझा दूं। ये कह रहा है कि 2 विचारधारा हुई, हीनयान और महायान। हीनयान गौतम बुद्ध को एक महान व्यक्ति मानता है, पर भगवान का अवतार नहीं और गॉड नहीं मानता। महायान उसे अवतारवाद, कार्नेशन की थ्योरी में डाल देते हैं और ईश्वर मानते हैं और मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। तो 1st सेंचुरी एडी में ही महात्मा बुद्ध के अब हमारे आपके जैसे आदमकद प्रतिमा बनने लगे और उनका पूजा पाठ करने लगे। जो करते वो महायानी बौद्ध होते।
यही कह रहा है कि जब बौद्ध धर्म में दो विचारधारा आ गई, हीनयान महायान, तो कुछ परिवर्तन हुए। देखिए वो कह रहा है कि इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी महायान की। मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति आ गई। पहले होता क्या था, पीपल का पेड़ बना दिया तो समझिए गौतम बुद्ध को यहां पे ज्ञान प्राप्त हुआ, दैट इज द सिंबल। अब नहीं, अब गौतम बुद्ध ही बनेंगे। तो ये चीजें तो दर्शाई जाती थी। तो निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की जगह पर आप देखते हैं भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं बनने लगी, उसका पूजा पाठ होने लगा। इतना ही नहीं दूसरा परिवर्तन क्या आया बौद्ध धर्म में, तो ये जो महायानी बौद्ध धर्म के लोग थे, वो ऐसे भी कुछ संत थे बौद्ध धर्म के जो बहुत ज्ञान प्राप्त किए और ऊंचे स्तर का जीवन जिए। जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ऐसे बौद्ध सन्यासी भिक्षु जो आम जनता में अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नहीं जाते, वो किसी न किसी कंदराओं में, बिहार में, चैत्य में बैठ करके आम जनता से अलग होकर के सन्यास ले लेते थे और योगी का जीवन जीते थे और सोशल लाइफ से मतलब नहीं होता। उन ऐसे लोगों को बोधिसत्व कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि बोधिसत्व किसे कहते हैं, तो जो लोग ऐसे सन्यासी थे बौद्ध धर्म के जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अपने सन्यासी जीवन में लगे रहे, कंदराओं में रहे, बिहारों में रहे, आम जनता के बीच नहीं आए, उसे बोधिसत्व कहते हैं। तो अब कुछ बोधिसत्वों की भी पूजा पाठ होने लगी थी, उनकी भी मूर्तियां बनने लगी थी। जैसे कुमार जीव का जिक्र आता है, ठीक है ना, वसु मित्र का आता है, नागार्जुन का आता है, आगे चल के घोष अशु घोष का आएगा। तो ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, तो इस तरह से है, वे लोग शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही ठीक रहना समझते थे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा भी होने लगी। अब ध्यान देंगे, भारत का जो पश्चिमी पार्ट है पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत, वो पश्चिमी पार्ट सह्याद्री माउंटेन रेंज है जिसमें अजंता का, एलोरा का गुफाएं हैं, अजंता एलोरा के हिल्स हैं। तो ये दक्षिणापथ जो मार्ग है जो मथुरा से आके उज्जैन और उज्जैन से नासिक, नासिक से बंबई और बंबई से कार्ले वगैरह होते हुए दक्षिण भारत की ओर जाता था। तो दक्षिण उत्तर भारत के व्यापारी ये आपस में आते जाते थे, इसको कहते हैं दक्षिणापथ। जैसे आज एक्सप्रेसवे कहते हैं ना, हाईवे, ये था। और ये सारे दक्षिणापथ मार्ग बड़े बड़े बंदरगाहों से वेस्टर्न कोस्ट पे कनेक्टेड थे। जैसे आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड थे। तो इसी मार्गों पर ये भिक्षु लोग ठहरे, इन्हीं पहाड़ों में गुफाएं बना बना करके रहने लगे, क्योंकि इन्हीं पर व्यापारी सबसे ज्यादा आते जाते। तो आपको भी मालूम है व्यापारी हैं, तो एक तो जब हम भिक्षु के तौर पर वहां आ गए तो चोर उचक्कों डकैतों से उन्हें सुरक्षा मिल गई। दूसरा, उस जगह का कल्चर बदलेगा, लोग थोड़ा पीस माइंडेड हो जाएंगे, साधु सन्यासी आ जाएंगे तो प्रवृत्ति लोगों में बदलेगी जो लूट मार की प्रवृत्ति होती थी। तीसरा क्या हुआ, ये लोग उसी जगह क्यों बसे, तो शांत चित्त था। लेकिन उन लोगों का तो पूरा जीवन धार्मिक से ओतप्रोत है, तो उनको खाना पीना रहने सहने का, ये कृषि वगैरह तो कुछ करते नहीं है, तो क्या करेंगे। तो भिक्षुओं को तो क्या होगा, कोई दान देगा तभी। दान कौन देगा, भारत में किसान क्या दान देगा, तो दान कौन देता था जनरली, बड़े बड़े व्यापारी। तो व्यापारी कहाँ से गुजर रहे हैं, तो ये, और व्यापारी जब गुजरते हैं तो उनको अपने वस्तुओं की रक्षा का बड़ा ख्याल होता है। नतीजतन ये व्यापारी श्रद्धा सुमन अर्पित करते थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात गहने रुपए पैसे ये सब दान में देते थे, खान पान सब। इसीलिए याद रखिएगा पूरे सह्याद्री रेंज में अजंता एलोरा बाघा इन सब में, नम कार्ले चैत इस सब में जो है पूरा का पूरा क्या है, दक्षिणापथ पर बड़े बड़े गुफाएं थे, कंदराएं थे अजंता एलोरा की, और उसमें बौद्ध भिक्षु लोग रहते थे। तो चैत्य और विहार दोनों बने। समझ में आया क्यों बने। अब ये चैत्य विहार कौन बनाते थे, तो बड़े बड़े राजा महाराजा रानियां अपने ऑर्डर पे बनवाती थी धर्म कर्म करने के लिए। कुछ बड़े व्यापारी भी बनवाए, आम जनता भी बनवाए चंदा लेकर के। तो ये चीजें थी। तो याद रखिएगा ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के पास बनाई गई, वेस्टर्न घाट पर। शहरों के, दक्कन के शहरों और तटों के समुद्र बंदरगाह से जुड़े हुए थे। इन गुफाओं में मठों में विश्राम करते थे। तो ये व्यापारी लोग इन गुफाओं मठों में विश्राम भी करते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा, यानी इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी है। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के भागों में भी यह बौद्ध धर्म फैल गया। लेकिन इस बौद्ध धर्म में कौन फैला, थेरवाद। थेरवाद मतलब हीनयान फैला, हीनयानी शाखा ज्यादा फैली। हीनयान नीचे, महायान ऊपर गया। चलिए अब है कार्ले का एक गुफा महाराष्ट्र में दिखा रहा है, बहुत अच्छा है। तीर्थयात्री कौन होते थे, तो तीर्थयात्री के लिए दिया है
कि जो ऐसे व्यापारी थे जो एक दूसरे जगह जाते व्यापार के सिलसिले में, तो उनके साथ ऐसे भी लोग चले जाते थे जो बौद्ध धर्म से जुड़े स्थल होते थे या अन्य प्रदेश जाते थे तो तीर्थ यात्रा कर लेते। तो व्यापारियों के साथ तीर्थ यात्री भी होते थे, तो कहीं ना कहीं ये व्यापारी उनको तीर्थ यात्रा भी करवा देते थे और लेके भी लौट आते थे, उसके लिए भी पैसे कमाते होंगे। तो बड़ा अच्छा हिसाब किताब था। ठीक है, अब आते हैं कुछ तीर्थयात्री ऐसे। हम देखते हैं 5वीं सदी में जब चंद्रगुप्त द्वितीय शासन कर रहे हैं विक्रमादित्य, तो चीन का एक धार्मिक यात्री, ठीक है, रिलीजियस पिलग्रिमेज, तो पिलग्रिम आया था जिसका नाम था फाहयान। फाहयान भारत में आया, रहा, गया। तो ये हुआ 5th सेंचुरी, आज से 1500 साल पहले कह लीजिए। फिर हम देखते हैं जो हर्षवर्धन का समय था 629 एडी में जो है कौन आया, ह्वेनसांग, चाइनीज धार्मिक यात्री ट्रैवलर, और वो गया कहां, 643 में चला गया। तो लगभग 14 वर्ष भारत में रहा और भारत में आया था क्या, धार्मिक यात्रा पर और पुस्तकें लेने, बौद्ध धर्म से जुड़े बुक्स वगैरह लेने के लिए आया था। पॉइंट क्लियर। तो आया, रहा, हर्षवर्धन के दरबार में रहा। हम इसे द्वितीय शाक्य मुनि कहते हैं और हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहते हैं। और ये जनाब शाक्य मुनि, सेकंड शाक्य मुनि कहलाए, तीर्थयात्रियों का राजकुमार कहलाए। इनको हमने और भी बड़े अच्छे अच्छे नाम दिए, नीति का पंडित, तर्क का पंडित कहा। उनके सम्मान में 5वीं बौद्ध संगति हर्षवर्धन ने आयोजित की थी कन्नौज में। फिर उसके बाद देखते हैं बहुत सारी किताबें लिया, यहाँ पढ़ा भी, पढ़ाया भी। नालंदा यूनिवर्सिटी में जहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था वहाँ वो एडमिशन लिया और कुमार जीव ही इसके टीचर थे। कुमार जीव से ये पढ़ा और उसके बाद वहाँ कुछ पल पढ़ाया भी, तर्क वगैरह सीखा। समय के साथ हम देखते हैं अब यहाँ से विदा लिया तो विदा लिया तो वो जहाँ से आया था उधर ही को गया। तो ये कश्मीर में एंट्री लेकर के आया था भारत, थानेश्वर वगैरह सब होते हुए कन्नौज, और फिर गया भी था भास्कर वर्मा के यहाँ असम में, और फिर पल्लव राज की तरफ भी गया था, और फिर बैक होकर के यही कश्मीर गया, कश्मीर से पंजाब, पंजाब से ये जो है अफगानिस्तान बदखशा होते हुए चाइना गया था, अपने सिचुआन प्रांत में। सिचुआन का रहने वाला था, तो वहां तो एक सामान्य बौद्ध था। तो ये चीज है जो भी है। तो आपने देखा ह्वेनसांग को और उससे पहले फाहयान को, और इसी 7th सेंचुरी में 663 के आसपास आएगा इत्सिंग। ये भी चीनी धार्मिक यात्री था, इत्सिंग भी आया था। तो चीन के 3 यात्री आए, धार्मिक यात्री। सबसे पहले फाहयान आया 5वीं सदी में, फिर हर्षवर्धन के समय में 7वीं सदी में आया ह्वेनसांग, और फिर इत्सिंग आया बाद में। यही बात लिखी है बेटा, देखिए। चीनी बौद्ध तीर्थयात्री का शियन काफी, शियन मतलब फाहयान, काफी प्रसिद्ध है। 1600 साल पहले आया, और ह्वेनसांग 1400 साल पहले आया, यानी ह्वेनसांग। उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। तो यही चीजें हैं, ठीक है। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपने यात्रा का वर्णन छोड़ा है। तो याद रखिएगा, फाहयान जो आया था तो उसने अपनी यात्रा वर्णन जो है लिखा है। तो यूचुआन यानी कि भारत की कहानी उसने लिखा है। ह्वेनसांग की जो है वो भी भारत के ऊपर लिखा है, और ह्वेनसांग की जीवनी को हमारे एक भारत के व्यक्ति थे व्यूली ने लिखा है। ये सब यूपीएससी, पीसीएस, नेट, पीजीटी में आता है, पर चूंकि हम तो यहाँ हैं चैप्टर के हिसाब से, पर थोड़ा थोड़ा लिंक करना जरूरी है ताकि बेटा आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, ठीक है ना। हम नहीं चाहते कि आपको पूछने की जरूरत पड़े, उससे पहले भी हम आपके दिल का ख्याल रखते हुए ये बता दें। अब आइए बेटा, नेक्स्ट एक कॉलम आता है, बॉक्स आता है, और बॉक्स में कुछ बातें लिखी है। पेज नंबर 106 पर फाहयान चीन वापस कैसे लौटा। बड़ी अच्छी कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, समझिए। ध्यान देंगे, फाहयान जो चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय भारत आया था, तो आया था वो स्थल मार्ग से और जाएगा ताम्रलिप्ति बंदरगाह बे ऑफ बंगाल से, इंडोनेशिया, दक्षिण चीन सागर होते हुए चीन जाएगा। तो ये भारत में आया था 412 के आसपास और करीब 10-12 साल रहा, और ये पुस्तक वगैरह लेने आया था। ये पाटलिपुत्र को पाली ब्रोथा भी कहता है, और सारी किताबें सब लेने के बाद वो यात्रा करने के लिए निकला। तो यात्रा के 2-3 दिन के बाद भयंकर समुद्री तूफान आया, और ये तूफान 9 दिन के बाद शांत हुआ।
उसे इंडोनेशिया पहुंचने में ही 2-3 महीने लग गए। 9-10 महीने में जाके वो चीन पहुंचा। इन तूफानों के दरमियान डूबने की स्थिति में इसने अपने बहुत सारे पुस्तक, किताबें, गिफ्ट उफ्ट जो कुछ भी था, कपड़े लत्ते, मान लीजिए जो भी था, सब फेंक दिया, सिवाय उन चीजों को वो रखे रहा जो गौतम बुद्ध की स्टैचू थी, मूर्तियां थी, और क्या कहते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट पांडुलिपि किताबें थी जो इसके ऑर्डर पर लिखा गया था, उसको रखा अपनी भावनाओं से, बाकी सब फेंक दिया। और कहते हैं कि बाद में जाकर लुटेरों ने भी इनको लूटा था, पायरेटिंग भी हुई थी। जो भी है, चीन पहुंच गए। तो ये लिखा है। अब देखिए क्या लिखा है। फाहियान ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। बंगाल में ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, पूर्वी तट का। मुश्किल से वे 2 ही दिन चले थे कि एक समुद्री तूफान में फंस गए। फाहियान ने अपने सामान को फेंक दिया, अपने उन पांडुलिपियों को और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका जो भारत में उसने संकलित किया था, कलेक्ट किया था। अंततः 13 दिन के बाद आंधी तूफान शांत हुआ और फिर समुद्री वर्णन के बारे में वो बताता है। समुद्र असीम है। फाहियान क्या कहता है? समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति देखे बगैर दिशाओं का पता लगाना संभव नहीं है। बस क्या किया जाता है, जिधर से हवा बहती है उसी के डायरेक्शन पे नावें चली जा रही हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जावा पहुंचने के में उसे 90 दिन लगे। 3 महीने में वो इंडोनेशिया का द्वीप जावा पहुंचा था। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद फिर वो दूसरे जहाज से चढ़ करके चीन गया। याद रखिए, बंगाल से गया, समुद्री मार्ग से गया, पूर्वी तट से गया, ताम्रलिप्ति बंदरगाह से गया, भारतीय जहाज में गया, और भारतीय जहाज उसको जावा छोड़ दिया। जावा से वो चीन का जहाज या दूसरा जहाज लिया। समझ में आई बात? जावा पहुंचने में 90 दिन लग गए। तूफान 13 दिन के बाद शांत हुआ। जाने के 2 दिन बाद ही तूफान आ गया। ठीक है, ये मतलब है। तो चलिए अब आगे आते हैं। फिर आगे है आपका हवेनसांग मार्ग में उत्तर और पश्चिम एशिया। वही हवेनसांग का बता रहा है जो मैं पहले ही बता दिया कि हर्षवर्धन के समय में जो हवेनसांग आया था, तो वो आया कश्मीर की तरफ से, लद्दाख की तरफ से, और इन सब जगह भारत में रहने के बाद जब गया तो वो उत्तर पश्चिम मार्ग होते हुए, बदखशा होते, अफगानिस्तान वगैरह होते हुए वो गया। तो ये चीजें वही लिखा है बेटा, मैं पढ़ देता हूं। हवेनसांग भूमार्ग से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। सोने, चांदी और चंदन की लकड़ियों की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से ज्यादा पांडुलिपियां लेकर गया। यानी 600 मोर मैन्युस्क्रिप्ट वो लेकर गया था, और 1-2 नहीं 20 बैलों पर या ऊंटों पर या घोड़ों पर सामान लेके गया था। कहने का मतलब है इसने जो है 20 घोड़ों पर सामान लाद कर ले गया। 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब वो सिंधु नदी को पार कर रहा था, तो इसकी 50 पांडुलिपियां खो गई, डूब गया। ठीक है, नाव उलट गई थी। अपने जीवन का बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों को संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद करने में लगाया। यानी देखा आपने, हवेनसांग सिंधु नदी को क्रॉस करते हुए उत्तर पश्चिम भारत से होते हुए अफगानिस्तान, बदखशा होते हुए चीन गया। 20 बैलों पर उसने बहुत सारी पांडुलिपियां लेकर गया। सिंधु नदी पार करते हुए नाव पलटने से उसकी 50 पांडुलिपियां डूब गई, और चीन पहुंचने के बाद उसने जो है क्या किया, एक छोटा सा मठ मंदिर था उसके उनके हिसाब का, वहीं स्थापित कर दिया सिचुआन में। और फिर क्या किया उसने, तो वहीं पर जो है इन किताबों का चीनी भाषा में अनुवाद करके अपने जीवन को जिया। समझ में आई? तो ध्यान रखेंगे। अब आइए, नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। देखिए ये क्या कह रहा है हवेनसांग। तो देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा के बारे में देखते हैं हवेनसांग क्या कहता है। यहाँ के शिक्षक योग्य और बुद्धि में सबसे आगे हैं। हवेनसांग जो चीन का है वो कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय के जो शिक्षक गण हैं वो कहीं के भी शिक्षक से काफी बुद्धिमान है, तीव्र है, कुशल है। इस विश्वविद्यालय में प्रवेश करने वाले तभी प्रवेश करते हैं जब उन्हें वहां के द्वारपाल के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मिल जाए। अगर जवाब नहीं देते तो प्रवेश नहीं मिलता, और लगभग 10 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति जवाब देने की स्थिति में नहीं होते, तो प्रवेश बहुत कम लोगों को मिलता था। ये कह रहा है। यहां पर वाद विवाद हमेशा चलता रहता था, और विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपने शंकाओं को दूर करने के लिए यहां के शिक्षक के पास आते थे। आगंतुकों से पहले द्वारपाल कठिन सवाल पूछता था, ये बता दिया था।
उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती जब द्वारपाल के पूछे हुए सवालों का जवाब मिल जाता। वैसे 7-8 व्यक्ति हर 10 में से सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे। कहने का मतलब है यहाँ पे शहर के लोग भी आते थे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने, क्योंकि बड़े बड़े स्कॉलर्स, कुमार जीव, ये वो सब वहां पर मौजूद होते थे। एक तो ये, दूसरा ये चीजों को देखिए कि वहां का द्वारपाल भी कितना इंटेलिजेंट था, ये मायने रखता है। तीसरा सवाल ये है कि इस जगह पर वो पढ़ा भी और पढ़ाया भी, ये मायने रखता है। और जो एक खास बातें लिखता है कि पूरे दिन वाद विवाद चलते रहते थे। एक बात बताइए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आजकल क्या हो रहा है और हमेशा क्या हो रहा है? वाद विवाद। डीयू में क्या होता है? वाद विवाद। उस्मानिया में क्या होता है? वाद विवाद। तो याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी में हमेशा वार्तालाप, वाद विवाद, अलग अलग विचारधाराएं जन्म लेते रहते हैं, वाद विवाद होता रहता है, कल भी और आज भी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए भक्ति की शुरुआत। ये बता रहा है कि भक्ति की शुरुआत कैसे हुई उसके संदर्भ में। तो जो परिस्थितियां हैं बेटा, 2 पेज बचता है लेकिन समय नहीं बच रहा, तो घबराइएगा मत, कल हम फिर आगे बढ़ेंगे, कोई चिंता नहीं। चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और थोड़े से वक्त को इधर उधर करने के चक्कर में जल्दी से लपेट देना उचित नहीं है, क्योंकि मैं एक ही बात समझता हूँ, सुनील सर से आपको पढ़ लेने के बाद किसी और से समझने की जरूरत ना पड़े। हमारे समझाने के बावजूद भी कहीं भी कठिनाई रह जाती है तो मेरी हार्दिक इच्छा होती है कि यू इंटरेक्ट विद मी, हमसे पूछिए, जानिए, कहीं दिक्कत है तो आई ऑलवेज वेलकम टू यू, बिकॉज मेरा निर्माण सदियों से, 22 साल तो हो गए हमारे, 2 दशकों से आप ही लोगों ने किया है और हम हमेशा आपकी चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आगे भी ऐसे ही होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो अब मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, फिर कल मिलते हैं इसी चैप्टर में और इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।